वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज़ में हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट ने क्या किया है? वॉलमार्ट ने एक शैतानी कर दिया, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि वॉलमार्ट अपने ग्लोबल टेक और यूएस ऑपरेशंस में से 1500 जॉब्स कट करने का फैसला किया है। और उसकी वजह से जो इंडिया के सीटीओ हैं सुरेश कुमार, इनको सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत उल्टी सीधी चीज़ें कही हैं, क्योंकि लोग तो भावनाओं में बह जाते हैं, आपको पता ही है। बट इनकी काबिलियत की बात करें तो ये आईआईटी मद्रास के एलुमनी हैं और इन्होंने पहले गूगल में काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है और अमेजोन में भी काम कर चुके हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, ये हमारी लाइव वीडियो सेशन है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आज पूछना है तो आप खुल के हमसे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो क्योंकि ये हम पहली बार टेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है मैं थोड़ा सा नर्वस भी आपको लग सकता हूँ। बट डोंट वरी, आपको जो भी चीज़ें हैं आप मुझसे खुल के पूछ सकते हो। लेट मी चेक अगर किसी का कोई कमेंट आया है और आपको मार्केट से रिलेटेड, अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हो। तो इससे हम आपके सारे डाउट्स का ऑन द टाइम पे क्लियरेंस कर देंगे। तो अब उसके बाद आई थिंक अब हमें चलना चाहिए हमारे अगले बिजनेस न्यूज़ पे। और क्योंकि मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, फिलहाल किसी का कोई कमेंट नहीं आया है, तो हम चलते हैं अपने अगले बिजनेस न्यूज़ पे डायरेक्ट। और आई थिंक मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, तो आपको चीज़ें आगे पीछे थोड़ी सी दिख सकती हैं। और अगली जो बिज़नेस न्यूज़ है वो आपके दिल को बहुत छू जाएगी। और ये बिज़नेस न्यूज़ काफ़ी कमाल की है। और ये जो है, लेट मी मैं पहले आपके लिए एक स्क्रीन भी लेते आता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छी समझ में आ जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज। ओके, तो बिजनेस न्यूज़ है इंडिया की और जापान की। बेसिकली इंडिया अब जापान को भी पीछे छोड़ चुका है और ये हम सब इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच गया है। यानी कि इस वक्त जो इंडिया का जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। और ये जो डेटा है वो नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने आईएमएफ के डेटा के हवाला देते हुए उन्होंने ये बताया। तो अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, अब इंडिया सिर्फ कुछ देशों से ही पीछे रह गया है। यूएस, चाइना और जर्मनी, सिर्फ ये 3 देश हैं जिससे इंडिया पीछे रह गया है। और इसके पहले हम जापान से पीछे थे, बट अब हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही साथ जो नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर भारत अपने विकास योजनाओं पर ऐसे ही बना रहा तो अगले 2-3 सालों में जर्मनी को पीछे भी छोड़ सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर इंडियन एंड ऑल टैक्स पेयर्स, जिनके बदौलत हम आज यहाँ तक पहुँच गए। हाय हाय गाइस, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी अगर किसी का कोई डाउट आया है तो। ओके गाइज, आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज हम अगले बिजनेस न्यूज़ पे चलते हैं। और अगली बिजनेस न्यूज़ है टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स आप सबका फेवरेट स्टॉक है। हमने टाटा मोटर्स पे वैसे ही वीडियो भी कवर की थी जिसमें हमने बताया था टाटा मोटर्स को आपको बाई करना चाहिए या फिर नहीं बाई करना चाहिए। वो हमारी वीडियो काफ़ी डिटेल में थी, बट कोई बात नहीं, आपको ट्राई करेंगे ये लाइव सेशन के बाद ऊपर आई लाइक पे, मतलब सॉरी, आई कार्ड पे आपको वो लिंक मिल जाए। फिलहाल जो न्यूज़ है वो टाटा मोटर की ये है कि टाटा मोटर्स ने अब अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट शेयर 50% तक वापस पाने का टारगेट रखा है। क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ा था, बहुत सारी कार कंपनीज ने टाटा मोटर का मार्केट शेयर खींच लिया था। प्रॉब्लम ही यही थी क्योंकि प्राइसिंग भी बढ़ रही थी और PLI स्कीम्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन टाटा मोटर्स ने बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी प्ले की है। अगर आप ध्यान से समझो तो उन्होंने जो प्राइस रेंज रखा हुआ है अपने कार्स का वो कमाल का है। उस पर भी हम आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा ये जो प्लान है, यानी कि जो टाटा मोटर प्लान कर रहा है कि वो 50% मार्केट शेयर अपना वापस ले लें, उन्होंने जो टाइमलाइन सेट की है
वो 18 से 24 महीने की है, यानी कि 1 से 2 साल। तो ये ट्रैक करना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्रैक करना, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे आपको पता चलेगा कंपनी आगे कैसा कर रही है। अगर मैं फ़िलहाल बताऊं आपको, तो इस वक्त टाटा मोटर्स लगभग 40 से 41% का मार्केट शेयर अक्वायर करती है पूरे इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में। और अगर मैं आपको पिछले साल का डेटा बताऊं तो आप शॉक हो जाओगे। पिछले साल टाटा मोटर्स 55% का मार्केट शेयर होल्ड करती थी, लेकिन अब मार्केट शेयर 40 से 41 हो गया है। और इस गिरावट का जो मुख्य रीज़न है वो फ्लीट सेगमेंट में सेल्स का गिरना है, क्योंकि जो प्राइस रेंज है वो 12 से 20 लाख के आसपास आ गई, और इसके वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया। जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी प्राइसिंग थोड़ी नीचे कर दी। तो अब टाटा मोटर्स ने जो कदम उठाया प्राइसिंग का, क्योंकि मुझे प्राइसिंग काफ़ी अच्छी लगी टाटा मोटर्स की, उन्होंने ट्राई किया है इंडियन कंज्यूमर के हर एक सेक्टर को टच करने का। जो अमीर हैं या फिर जो मिडिल क्लास हैं, हर एक जो तबके के लोग हैं उनको। जैसे टाटा मोटर्स का 8 से 12 लाख का सेगमेंट आप देखो, तो वहाँ पे उनकी 2 कार्स हैं जो बहुत फेमस हैं। पहला टियागो ईवी और दूसरा पंच ईवी। और ये दोनों मार्केट शेयर कितना है इन लोगों का? 75%। आप समझ रहे हो, अकेले का 75% इन दोनों कार्स ने ही एक्वायर किया है एज, मतलब इस प्राइस रेंज में। और जो दूसरा इनका प्राइस रेंज का सेगमेंट आता है वो 12 से 20 लाख का आता है। 12 से 20 लाख के सेगमेंट में इन्होंने बहुत अच्छी कार्स ली हुई हैं। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। वीडियोस एक्चुअली थोड़ी सी आगे पीछे चली जा रही हैं, थोड़ा एडिटिंग का इशू हुआ है हम लोग के साथ। बट नेक्स्ट टाइम से जो भी होगा वो चीज़ें सही रहेंगी। गुड, हाय हाय, गुड इवनिंग उमा शंकर, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग जोरो। बेसिकली जो इनका प्राइस रेंज है वो 12 से 20 लाख का है। उसमें नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी, ये दोनों जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा पोजीशन होल्ड कर रखा है मार्केट में। उसके बाद का जो सेगमेंट है वो 20 लाख से ऊपर का सेगमेंट है, और इसमें हैरियर ईवी और सिएरा ईवी, ये दो जो कार्स हैं उन्होंने कमाल कर रखा है। क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा, आपने जो नई हैरियर देखी होगी येलो कलर वाली, अरे सॉरी सिएरा देखी होगी, उसने तो भाई दिल जीत लिया। तो इन्होंने लगभग हर एक मार्केट सेगमेंट में एक जो लीडर है वो इनके पास है, टाटा मोटर्स के पास। तो ये एक अच्छी चीज़ है, डीमर्जर भी होने वाला है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है। तीसरी अच्छी चीज़ ये है कि फ्लीट सेगमेंट में अभी अपना ईवी बढ़ाना चाहते हैं। इनका शायद कुछ ऐसा प्लान है कि सीएनजी व्हीकल्स जितने हैं उसके ही आसपास लोगों को ईवीज में भी ऑप्शंस मिले। तो लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें लाऊंगा। अगर मैं डेटा की बात करूं तो टाटा मोटर्स ने पूरे साल यानी कि FY25 में 65,000 ईवीज बेची, जो पिछले साल से 10% कम है। और ये बहुत ज़्यादा गिरावट है। यही रीज़न है कि टाटा मोटर्स के स्टॉक नीचे गए। और भी रीज़न है, बट उस रीज़न के बारे में आपको जानना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो। और अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले देखते हैं लोगों के कमेंट्स। हाय शिव, थैंक्स ब्रो। इफ़ यू हैव एनी डाउट वी कैन ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, अगर हमारे पास उसके आंसर्स होंगे तो। और अब जो अगली न्यूज़ है वो कमाल की है, वो है श्रीवन मित्तल की। और मैं थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके जाता हूँ। ओके, सो दिस इज जो अगली बिजनेस न्यूज़ है वो है श्रवीन मित्तल की। और ये बिजनेस न्यूज़ काफ़ी इस बिजनेस न्यूज़ से ना आप समझ सकते हो कि आखिर ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, यानी कि जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो क्यों यूके को छोड़ के अब यूएई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यूएई, और उसमें भी आप मेनली समझ लो तो दुबई। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि यार इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया में करप्शन है, इंडिया में सिक्योरिटी नहीं है, और इसके वजह से लोग यूके जा रहे थे। और एक और रीज़न भी था यूके जाने का कि यहाँ पे कुछ घोटाले कर दिया तो फिर वहाँ जा कर के आराम से अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन अब बात यह है कि लोग यूके छोड़ के यूएई क्यों जा रहे हैं, जबकि यूके तो और भी बेटर होना चाहिए। देखिए बहुत ही इसका अच्छा रीज़न है। पहले तो ये जो
श्राविन मित्तल हैं, उनकी बात करें, ये जो भारतीय ग्रुप के हैं, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने यूके को छोड़ करके यूएई शिफ्ट हो गए और यूके के नॉन डोमेसाइल टैक्स रिजीम खत्म कर दिया। आपको पता होगा इसके बारे में। अगर आपको नॉन डोमेसाइल टैक्स रिजीम नहीं पता तो आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। बेसिकली जो जितने भी ऑन्टरप्रन्योर्स हैं और बिजनेसमैन हैं, वो यूके इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स की चीज़ें जो थी अब काफ़ी चेंज हो गई हैं। क्योंकि अब अप्रैल से यूके वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगाएगा और इसलिए जितने भी अमीर लोग हैं वो यूके को छोड़ करके यूएई में जा रहे हैं। और इसका रीज़न है क्योंकि यूएई में पर्सनल इनकम, कैपिटल गेन्स और इनहेरिटेंस टैक्स ये सब नहीं लगता। और आपको पता है, आप लैंड खरीदो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अच्छी चीज़ है यूएई की, और इसलिए जितने भी वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों को ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और ये जो हमारे मित्तल साहब हैं, उन्होंने भी अपना जो फर्म है वो अबू धाबी ब्रांच में रजिस्टर कर लिया है। ओके, वाई इज द इंडियन स्टॉक मार्केट गोइंग अप दीज डेज? उमा शंकर जी ने ये सवाल पूछा है। एंड व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड द रिसेंट बुलिश ट्रेंड? ये काफ़ी कमाल की चीज़ है उमा शंकर जी, मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर अचानक से मार्केट में क्या हो गया कि ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्योंकि वॉर की सिचुएशन में अक्सर लोग डरे हुए होते हैं, एफआईआईज डरे हुए होते हैं। अब ये जो मार्केट बढ़ने का रीज़न है, इसका रीज़न है एफआईआई, क्योंकि इनकी जो है वो बाइंग काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आई है और अब ये अपने होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में और कुछ और भी बैंकिंग सेक्टर्स के कुछ स्टॉक में, जैसे एचडीएफसी बैंक। अब ऐसा हुआ क्यों? लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। हुआ क्यों ये चीज़ आखिर? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सबको लग रहा था इंडिया अब अनस्टेबल हो रहा है, वॉर सिचुएशन में जा रहा है, वैल्यूएशंस हाई हैं और हमारी जो इंडियन करेंसी है वो भी काफ़ी अनस्टेबल थी। तो यहाँ से लोग छोड़ छोड़ करके चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे। और चाइना में इन्वेस्ट करने का सिर्फ दो रीज़न था लोगों के पास। पहला रीज़न तो ये था चाइना में इन्वेस्टमेंट करने का कि वहाँ की जो करेंसी है वो स्टेबल थी। दूसरी, चाइना की मार्केट काफ़ी अंडर वैल्यूड हो गई थी। अब इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम आ गया था कि करेंसी अनस्टेबल थी। अब करेंसी अनस्टेबल होने से क्या होता है ये भी समझाता हूँ मैं आपको। लेट सपोज आपने 100 रुपये का कोई स्टॉक परचेज किया, ओके। लेकिन अब तो आपको डॉलर में तो आप परचेज नहीं करोगे इंडियन स्टॉक, आप तो परचेज करोगे आईएनआर में, ओके। तो मान लेते हैं $100 इक्वल टू 100 आईएनआर, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ओके। अभी रेट कोई भी चल रहा हो, तो आपने $100 परचेज किया और $100 के परचेज में आपको 100 आईएनआर मिल गया, इंडियन रुपीज़, और आपने किसी स्टॉक में परचेज कर लिया। अब वो स्टॉक मान लो 10% ऊपर चला गया, यानी कि वो स्टॉक की प्राइस कितनी हो गई? 110 रुपये। अब आप हो गए खुश क्योंकि आप तो एफआईआई हो, आपको शॉर्ट टर्म का गेन चाहिए था। अब आपने सोचा भाई चलो जल्दी से इसको बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, क्योंकि 110 हो गया पैसा, मेरा 100 रुपये जो था वो 110 हो गया। अब आपने पैसे निकाले, अब आपको पैसे चाहिए डॉलर में, क्योंकि आपकी कंट्री में तो डॉलर चलता है। फिर आप एक्सचेंज पे गए और अचानक से आपको पता चलता है कि 100 रुपीज़ और $100 के बीच में फ्लक्चुएशन हो गया है। यानी कि अब 100 रुपीज़ इज नॉट इक्वल टू $100। अब 150 रुपये जब आपके पास होंगे तब आपको $100 मिलेगा। इसका मतलब कि जो गेन हुआ इंडियन मार्केट में एफआईआईस को, उससे तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इधर उनका गेन हो रहा है और इधर हमारी करेंसी नीचे जाती जा रही है। तो टेक्निकली कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था एफआईआईस को। तो वैसे ये रीज़न दिया था उन्होंने, और अब वो सारे एफआईआई चाइना चले गए। अब कमाल की चीज़ ये हुई कि ट्रम्प आ गए, और ट्रम्प का आपको पता है क्या सीन है? चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दो 100%, 200, 400%। और ये जो चाइना और डोनाल्ड ट्रम्प है, इनके बीच आपको पता है कितना घमासान युद्ध है। जब कोरोना आया था तो पूरी दुनिया कोरोना वायरस कह रही थी, पलकी शर्मा हमारी वुहान वायरस कह रहे थे, और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी कोरोना, मतलब दुनिया के लगभग हर प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना वायरस वर्ड यूज़ किया या फिर कोविड-19। लेकिन इकलौते डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने खुलेआम पब्लिकली चाइना वायरस बोला, चाइना वायरस, चाइना वायरस। और शायद इसलिए क्योंकि उनको चाइना से नफरत है,
और इसके पीछे का भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है क्यों डोनाल्ड ट्रंप को नफरत है। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली एक बिजनेसमैन है। उन्होंने चाइना में कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन चाइना इतनी हिपोक्रेटिक कंट्री है कि वो चाहती है कि उनके कंट्री का प्रोडक्ट पूरी दुनिया भर में बिके, लेकिन दूसरे का प्रोडक्ट, दूसरे का बिजनेस चाइना में न फैले, न बढ़े। यूट्यूब देखो पूरे वर्ल्ड में है लेकिन चाइना में नहीं है। गूगल हर जगह है, चाइना में नहीं है। व्हाट्सएप हर जगह है लेकिन चाइना में नहीं है। लेकिन टिकटॉक पूरी दुनिया में चाहिए, पबजी पूरी दुनिया में चाहिए, शीन पूरी दुनिया में चाहिए। और अब इंडिया में शीन बैन हुआ तो अब रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके ये शीन को लेके आ रहे हैं। तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है पहले का एक ट्रिगर दब गया होगा डोनाल्ड ट्रंप को, और इन्होंने चाइना के ऊपर इतने टैरिफ लगा दिए। अब जो इन्वेस्टर्स चाइना गए थे, अब उनके बीच में थोड़ा डर आप कह सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यूएस के थे और यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा था, इधर यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा था। और जो इंडिया था वो बहुत न्यूट्रल पोजीशन में था, और इंडिया बहुत पहले से ही न्यूट्रल पोजीशन में था। कैसे? रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इंडिया यूक्रेन से भी डील कर रहा है, रशिया से भी डील कर रहा है। रशिया और यूएस का प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया इतना अच्छा डिप्लोमेटिक पोजीशन पे था कि इंडिया रशिया से भी डील कर रहा था, यूएस से भी डील कर रहा था। यूएस का चाइना से प्रॉब्लम चल रहा था और इंडिया चाइना से भी डील कर रहा था, यूएस से भी डील कर रहा था। तो ये जो बैलेंस है अपने आप में, जो इंडिया का पावर आप कह सकते हो, उसके वजह से अब जो इन्वेस्टर्स चाइना के तरफ गए थे, अब उनको ये मार्केट वैल्यू, मतलब एक अंडर वैल्यू मार्केट लग रही है, और अब वहाँ से वो पैसे निकाल करके इंडियन मार्केट में पैसे डाल रहे हैं। और क्योंकि काफ़ी समय से मार्केट उनको ओवर वैल्यू लग रही थी और मार्केट से पैसे निकले, अब मार्केट वापस नीचे गई, अब उन्होंने वापस मार्केट में पैसे डालना शुरू कर दिए हैं। ये मेरा एनालिसिस है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ग्लोबल लेवल पे कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसका आंसर शायद एक वर्ड में या फिर इतनी आसानी से समझ पाना मुश्किल हो सकता है। खैर, आई होप उमा शंकर आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि आखिर इंडिया में अचानक से इतने पैसे क्यों आ रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन और है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और भी रीजंस है, क्योंकि इंडिया में लगातार आपको पता है पैसे का इनफ्लो चल रहा है, लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब इंडियन मार्केट में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका भी काफ़ी दबदबा है। खैर, अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज़ की तरफ, और ये भी न्यूज़ कमाल की है एयरटेल के थ्रू। और एयरटेल ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, और अगर आप एयरटेल से रिलेटेड हो तो फिर शायद आपको अच्छा भी लगे, क्योंकि एयरटेल ने एक डिसीज़न लिया है। एयरटेल ने ये डिसीज़न लिया है कि वो इंडिया में होने वाले फ्रॉड्स के खिलाफ कुछ कदम उठाएंगे। और ये फ्रॉड्स काफ़ी उस तरह से हैं जिसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाया करता था। और ये नुकसान भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा। मैं अभी सारे नंबर्स आप लोगों के सामने ला करके रखूंगा और नंबर्स के थ्रू बात करेंगे, बिना नंबर के हम कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, फिलहाल क्या किया एयरटेल ने। एयरटेल ने जियो और वोडाफोन के साथ पार्टनरशिप करने का कोशिश किया है, जियो और वोडाफोन आइडिया जो है वो। और ये एक इनिशिएटिव लाना चाहता है, और इनका अप्रोच ये है कि टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड्स हैं या फिर स्कैम हैं उनके खिलाफ हम सब मिलकर लड़ें। यानी कि हम सब यानी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो। अब ये मुझे नहीं पता यहाँ पे बीएसएनएल को क्यों थोड़ा सा दूर रखा गया है, शायद गवर्नमेंट कंपनी है तो उनके साथ पार्टनरशिप करने में इशू आ रहा होगा। और ये इसलिए एयरटेल ने कदम उठाया क्योंकि अगर मैं डेटा बताऊं 2024 की, तो 2024 के पहले 9 महीनों में इंडिया में, भारत में टोटल 1.7 मिलियन से ज़्यादा साइबर क्राइम्स कंप्लेन दर्ज हुए। और ये तो जो वो कंप्लेन्स हैं जो दर्ज हुए, बहुत सारे ऐसे भी कंप्लेन होते हैं जिनको लोग रजिस्टर नहीं करते हैं। आपको पता है इंडिया में थोड़ा लोग ये भी सोचते हैं यार छोड़ो, 1000 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, इतने में क्या पुलिस ये वो। तो थोड़ा लोग बहुत, तो ये एक ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल डेटा और ज़्यादा हो सकता है। और जब आप फिगर्स समझोगे कि आखिर ये जो 1.7 मिलियन कंप्लेंट थे, पैसे कितने कमाए गए इन 1.7 मिलियन से ज़्यादा साइबर क्राइम हुए में, तो आप शॉक हो जाओगे। इन फ्रॉडस्टर ने भाई साहब 11,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसे लोगों से
चुराया है कह लो, या फिर उनके साथ फ्रॉड किया है। 11,000 करोड़, मतलब कितना बड़ा नंबर है। तो अब एयरटेल क्या करना चाहता है, एयरटेल एक एआई पावर्ड अपना सिस्टम ला रहा है जो ऑटोमेटिक फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा, और जो भी मार्केट में फ्रॉड चल रहे हैं वो आपस में डेटा शेयर करेंगे। लेट सपोज कि ये फ्रॉडस्टर है, ये फ्रॉडस्टर वेबसाइट है, और ये सारे डेटा को एक जगह लाने का ट्राई करेंगे, और उससे ये सारे फ्रॉड्स को बंद किया जाएगा। फिलहाल ये जो एयरटेल है हमारा, वो ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट्स को पहले ही ब्लॉक कर देता है। जो भी हमारे वेबसाइट्स हैं जो स्कैम टाइप के वेबसाइट्स उसको लगते हैं उसके सिस्टम को, उसको वो पहले ही ब्लॉक कर देता है। हाय शिव, इंडियाज डिसीजन टू ओपन इट्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर फॉरेन फर्म्स वाई। आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हो कि इंडिया ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को फॉरेन फर्म्स को दिया जाए। वैसे देखो, ये डिसीजन एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है। क्यों दिया, शायद इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि इंडिया में स्किल सेट की प्रॉब्लम है। आपको शायद बुरा लग सकता है अगर आप लोग बहुत पेट्रियोटिक हो, क्योंकि हर कोई पेट्रियोटिक है, बट जो हमारा कंस्ट्रक्टिव वो होता है, क्या कहते हैं, आलोचना होता है, वो अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि इंडिया स्किल सेट में इस तरह से भी पीछे है। अभी अगर आप स्किल सेट की बात करो ना, तो इंडिया आईटी में ही काफ़ी आगे है, लेकिन आईटी के अलावा अगर आप देखो तो इंडिया उतना आगे नहीं है। और इंडिया डिफेंस में भी थोड़ा आगे है। आईटी में जो ज़्यादातर आगे है, बट उसमें भी उन्होंने इन्वेंशंस नहीं किए हुए हैं। इन्वेंशंस इन द सेंस कि कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया से बाहर निकल के नहीं आई है। सर्विस कंपनीज आई हैं, टीसीएस हो गया, या फिर आपका एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, ये सब सर्विस कंपनीज हैं। और ऐसी कोई कंपनी नहीं आई जो फेसबुक बन जाए, व्हाट्सएप बन जाए, या फिर यू नो टेस्ला जैसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बेस्ड टाइप की हो। तो इसके वजह से गवर्नमेंट और जो रियल इस्टेट डेवलपमेंट है, अगर आप देखो तो 70-80 साल हो गए और इंडिया में कोई भी ऐसा बुलेट ट्रेन नहीं आया, जबकि अब इन जो जापान है वो बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया है। ये रही पहली बात। दूसरी बात, चाइना और इंडिया एक टाइम पे एक साथ थे। जापान के ऊपर एटम बम गिरा, पता नहीं कितने सालों तक लोग दिव्यांग पैदा होते गए, उसके बावजूद उन्होंने अपनी कंट्री को खड़ा कर दिया। लेकिन इंडिया में देखो, अभी तो हाईवेज पे अच्छा काम चल रहा है, नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया। बट आप अगर ध्यान से देखो, समझो चीज़ों को, तो हाईवेज में ही कितनी प्रॉब्लम्स थी। हर साल हाईवे पे चेंज हो जा रहा है, हाईवे के गड्ढे आ जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, लोग ईमानदार नहीं हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कई सारी चीज़ों की एश्योरिटी भी होती है। पहली एश्योरिटी होती है टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे होंगे। दूसरी एश्योरिटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं हुए तो सीधी सी बात है, पैसे तुरंत आप ज़्यादा मांग सकते हो। तीसरी चीज़, वो उनका माइंडसेट ही बिल्कुल रहता है कि हमें टाइम पे ही काम करके देना है। और जो चौथी चीज़ है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। अगर इंडिया अपने बिजनेसमैन्स को, अपने यू नो जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर जो बिग बुल्स हैं, उनको बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा रहे हो, तो फिर वहाँ का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता तो आप डायरेक्टली मना नहीं कर सकते। तो मुझे ये कुछ रीजंस लगते हैं, और एक तरह से शायद ये अच्छी चीज़ भी है। क्योंकि अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत पहले का थॉट सोचो, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में एक चीज़ बोली थी। वैसे तो लोगों को लगता है कि उतना नॉलेज नहीं है, या फिर थोड़े बेवकूफ़ लोग कहते हैं मोदी जी को, बट एक बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। बाकी आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट बीजेपी, नॉट कांग्रेस, नॉट आम आदमी पार्टी, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो है। तो उन्होंने एक चीज़ बोला था कि मैं इन सब चीज़ के खिलाफ हूँ कि लेज़ इंडिया में आए, पेप्सी को इंडिया में आकर के पेप्सी बेचे और हमारी कंट्री को उस तरह से एक्सप्लॉइट करे। क्योंकि आज भी देखो, लेज़ एक ऐसी कंपनी है जिसने सू कर दिया था इंडियन फार्मर्स को। और वो सू क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि एक अलग तरह की पोटैटो प्रजाति है जिसको लेज़ ने पेटेंट किया था, और उन्हीं पोटैटोज से वो लेज़ अपने चिप्स बनाते हैं, लेकिन इंडियन फार्मर्स ने किसी तरह से उसको उगा लिया। तो अब उसके ऊपर इतना, मतलब इंडियन फार्मर्स के ऊपर आप इतना ज़्यादा केस करोगे तो वो कैसे चलेगा। तो मोदी जी का यही कहना था कि वो उन कंपनीज को सपोर्ट करेंगे, उन कंपनीज को इंडिया में बिजनेस करने देना चाहते हैं। जब वो सीएम थे तब की बात है,
जो इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी लाए, मशीन्स लाए, डेवलपमेंट लाए, ना कि चिप्स बनाने वाली कंपनीज को, बिस्किट बनाने वाली कंपनीज को। इस तरह की कंपनीज तो इंडिया में ऑलरेडी हैं, हमें उनके लिए काम करना चाहिए, हमें इंडियन कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए। और शायद वही सोच आज भी आपको दिख सकती है आत्मनिर्भर से, भले से वो कितना भी सक्सेसफुल हो ना सक्सेसफुल हो, वो दूसरा मैटर है, बिकॉज वी आर अ बिजनेसमैन और हम सब इन्वेस्टर्स हैं, तो फिर हम लोग उस साइड में नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल साइड में। तो वो चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो शायद वही उनका आज भी माइंडसेट है कि उन कंपनीज को लाओ जो मेट्रो इंडिया में लेके आ सकती हैं, और उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करो जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना सकती हैं। तो ब्रह्मोस रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था, मैं आपको बता दूं। तो ये मेरे को ऐसा लगता है ये शायद कुछ रीजंस हैं। ओके शिव जी, थैंक्स शिव जी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने लोग आएंगे हमारी बिजनेस न्यूज़ सीरीज़ में, बट मज़ा आ रहा है गाइज। आपका कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछो, तब तक हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज़ की तरफ। और ये बिजनेस न्यूज़ है बेनक्यू की। बेनक्यू, बेनक्यू क्या करता है, ये बेसिकली स्मार्ट बोर्ड जो आप यूट्यूबर्स लोग अक्सर देखते होगे, आप लोग पेन से लिखते हैं, उस फील्ड में ये काम करता है। तो बेनक्यू इंडिया ने अनाउंस किया है कि अगले 3 सालों में वो 1 लाख इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स बेचेंगे। तो ये उनका प्लान है, लेट्स सी कितना सक्सेसफुल उनको मिलता है, सक्सेस इसमें मिलता है। और ये जो स्मार्ट क्लासरूम इनिशिएटिव है, ये सारी चीज़ें उसके लिए की जा रही हैं। और लेट्स सी फिलहाल अगर हम बात करें तो 2024 के हिसाब से तो इस कंपनी का जो बेनक्यू है उसका मार्केट शेयर 27.5% है। और 2025 में यही शेयर बढ़ के जो मार्केट अक्वायर किया था, वो पहले क्वार्टर में, यानी कि 2025 का पहला क्वार्टर जो है उसमें उन्होंने 33.97% का मार्केट शेयर अक्वायर कर लिया। बेनक्यू, मैं थोड़ा सा हल्का ला रहा था इसलिए मैं रुक गया था। बेनक्यू ने उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में लगभग 10,000 स्मार्ट क्लासरूम्स इंस्टॉल किए हैं। और कंपनी एआई इंटीग्रेटेड प्रोजेक्टर्स और मॉनिटर्स भी लॉन्च करने वाली है। तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसा करती है। फिलहाल इनका जो मेन फोकस है, इनका जो मेन क्लाइंट है या कस्टमर है, वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, गेमर्स हैं और कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और इन्हीं को नज़र में रखते हुए ही वो अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। देखते हैं इनका एक्सपेंशन कैसे होता है। अगली बिजनेस न्यूज़ है हमारी एनटीपीसी की, और एनटीपीसी ने कमाल करके दिखाया है। और एनटीपीसी का रिजल्ट भी काफ़ी, आप कह सकते हो, काबिले तारीफ है। क्योंकि एनटीपीसी का जो Q4 FY24 का रिजल्ट है उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, 7,897 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट। वही अगर आप पिछले साल के क्वार्टर से कंपैरिजन करोगे तो इस साल के क्वार्टर में ये 22% का जंप है, मतलब 22% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया इस क्वार्टर में। और ये जो प्रॉफिट है, अभी मैं आपको पूरे साल का भी प्रॉफिट बताऊंगा, लेकिन ये जो इनका मेन प्रॉफिट बढ़ने का रीज़न है वो दो है। पहला तो डिमांड बढ़ा है, और इस साल डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया है कि इस बार हीट वेव्स काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। मैंने ये न्यूज़ भी पहले ही कवर की थी, और शायद उसका रीज़न है लोगों ने एसी बहुत ज़्यादा परचेज़ किया इस साल, और एसी का तो बिल जानते ही हो आपका कितना रहता है। और दूसरा रीज़न, इन्होंने अपने ऑपरेशंस को काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट बनाया। तो ये कुछ रीजंस हैं, लेट्स सी क्या होता है। और और अगर हम रिजल्ट के बाद हर कंपनी जैसा डिविडेंड अनाउंस करती है, तो एनटीपीसी ने भी 3.35 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड आपको देने का वादा किया है। और अगर अब हम पूरे साल के डिविडेंड की बात, मतलब सॉरी डिविडेंड नहीं, प्रॉफिट की बात करें, तो पूरे साल का नेट प्रॉफिट, मतलब पूरे एक साल का नेट प्रॉफिट 23,953 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। और इससे हमें ये पता चलता है कि एनटीपीसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन अभी भी होल्ड करता है। तो लेट्स सी एनटीपीसी और कितना अच्छा कर सकता है। और अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज़ की तरफ। और आई थिंक हमने आज इतना काफ़ी कर लिया है, बट आप बताओ आपको क्या लगता है, और कुछ आपके डाउट्स हैं, या फिर हम अभी चल सकते हैं दूसरे सेक्टर्स पे। हाँ, एक एक और है, एक हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि
आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बीएससी को लेकर के, जो हमारा बीएससी का स्टॉक है उसका। तो वो हम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे ये बोला था और हमने भी ये बोला था उनसे कि भाई हम जब लाइव में आएंगे लाइव क्लासेस में तो फिर हम इसका आपको आंसर ज़रूर देंगे। तो आज हम आ गए हैं लाइव क्लास में, मतलब सॉरी लाइव न्यूज़ में, नॉट क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बीएससी को हमें बाई करना चाहिए या फिर नहीं बाई करना चाहिए, ये हम समझते हैं सबसे पहले। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाई करना चाहिए या बाई नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स दूंगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आप अपने आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको बीएससी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि बीएससी पैसे कमाती कैसे है। बहुत सारे तरीके हैं बीएससी के पैसे कमाने के, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ और फिर हम थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे। पहला तो ट्रांजैक्शन चार्जेस, यानी कि जब भी कोई इन्वेस्टर शेयर्स को बाई सेल करता है तो एक छोटा सा फी बीएससी कट करता है। दूसरा लिस्टिंग फी, जब भी कोई आईपीओ मार्केट में आता है तो फिर लिस्टिंग से उनको पैसे मिलते हैं। तीसरा मार्केट डेटा चार्जेस, ये अपने लाइव मार्केट डेटा सेल करते हैं और जितने भी ब्रोकरेज फर्म है या फिर जो टूल्स हैं वो भी मार्केट डेटा इनसे लेते हैं। तो ये हो गया तीसरा तरीका जिससे बीएससी पैसे कमाती है। चौथा क्लियरिंग और सेटलमेंट फीस। उसके बाद मेंबरशिप फीस होता है, यानी कि ब्रोकर्स जो लिस्टेड हैं वो कुछ ब्रोकर फीस देते हैं एनुअली। उसके बाद ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, रेंटल इनकम। ये आप थोड़ा शौक हो सकते हो यार बीएससी रेंटल इनकम कमाती है। बिल्कुल हाँ, बीएससी रेंटल इनकम थोड़े मोड़े कमाती है। फिर एडवर्टाइजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज, ये कुछ उनके हैं। दो और हैं जो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों को इसमें कवर नहीं किया है, उन दोनों को मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें और है जिसको शायद आपको ये लिखना चाहिए, और ये मैं जब सिक्योरिटी की बात करूंगा तब ये पॉइंट्स आप समझोगे। पहली चीज़ ये कि बीएससी ने अपना जो 5 साल का हार्डवेयर रिफ्रेश कर दिया है, जो उनके पुराने हार्डवेयर्स थे उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है और अब नए हार्डवेयर्स हो गए हैं। और ये जो सिक्योरिटी यूज़ करते हैं वो SOAR यूज़ करते हैं। अब आपको ये थोड़ी सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगी जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। जो थ्रेट है हम उसकी भी बात करेंगे कंपनी की, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी भी बात करेंगे। अब मैंने बताया कि बीएससी ने अपने हार्डवेयर जो हैं वो रिफ्रेश किए हैं, मतलब हार्डवेयर इन द सेंस की जो सर्वर्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब ये ज़रूरी क्यों है ये आपको रिस्क फैक्टर से समझ में आ जाएगा। हर कंपनी के अपने कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ रिस्क हैं। तो मैं आपको रिस्क बताता हूँ इस कंपनी के पास कितने रिस्क हैं। सबसे पहला रिस्क तो बिजनेस का है। दूसरा रिस्क टेक्नोलॉजी का है। इनका जो पूरा बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। अगर टेक्नोलॉजी में कोई फेलियर आया, ग्लिच आया, जैसा कि ग्रो ऐप में होता है, कभी भी आईपीओ आया, कुछ बड़ा चीज़ हो, कभी कभी उनके ग्राफ नहीं काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का इनके पास एक रिस्क है। तीसरा रिस्क है साइबर सिक्योरिटी का। अगर किसी ने सिस्टम हैक किया, जैसा कि मैंने आपको कल परसों के बिजनेस न्यूज़ में बताया था, एक कंपनी का सर्वर हैक हो गया और उस कंपनी को मैनेज करती थी टीसीएस, और अब टीसीएस ने इंटरनल जांच भी बैठा दी है। तो इनका जो तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रिस्क है, वो है साइबर सिक्योरिटी। चौथा वहाँ के लोग। जो सबसे इसके बाद इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है रूल रेगुलेशन और कंप्लाइंसेस। अगर रूल रेगुलेशन चेंज हुए, अभी बीएससी इसलिए एक कॉम्पिटिटिव एज पे है क्योंकि कोई और कंपनी आ नहीं सकती। तो एक रेगुलेटरी का भी सवाल उठता है, अगर गवर्नमेंट ने, सेबी ने कोई रेगुलेटरी चेंज कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा रिस्क है वो रेपुटेशन का है। अब ये जो रेपुटेशन है वो दो धारी तलवार है। रेपुटेशन ही इनका स्ट्रेंथ है और रेपुटेशन ही इनका वीकनेस आप कह सकते हो, क्योंकि एक बार इनकी रेपुटेशन बिगड़ी तो फिर ये गए काम से। ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, इनके फाइनेंस में आ सकती है, और जो इनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब कंपनी नया क्या कर रही है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, और इससे कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल कर सकती है। इससे आप ऐसा समझ लो कि कंपनी का जो प्राइस है वो 2x या 4x भी जा सकता है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि CDSL है या BSC है
ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाते होंगे, क्योंकि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। उमाशंकर जी, मैं आपका भी सवाल लेता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यही है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पहले का सिस्टम था वो T+2 का था, यानी कि सेटलमेंट 2 दिन बाद होगा। आपने आज शेयर परचेस किया तो 2 दिन बाद आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स विजिबल होते थे। फिर ये जो चीज़ है वो बदल गई, वो T+1 की हो गई। लेकिन इससे भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पैसे तो डीमैट में तो आए ही नहीं, तुरंत आए पैसे, मतलब शेयर आए चले गए। तो अब ये जो चीज़ें हैं वो बीटा वर्जन में रन है। बीएससी ट्राई कर रहा है T+0 का, यानी कि आप आज शेयर परचेस करोगे और आपके अकाउंट में आज ही शेयर आ जाएंगे। और उन्होंने 25 कंपनीज के साथ काम भी कर रहे हैं बीएससी वाले, देखने के लिए कि यार क्या चल रहा है सीन, देखते हैं कि सक्सेसफुल है नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं आप, इस तरह से आप समझ लो। तो ये चीज़ है। दूसरा, आईपीओज इस साल बहुत ज़्यादा हुए हैं, मतलब अगर आप कंपेरेटिवली करो FY23 से, मतलब 2023 से 2024 तक 76 कंपनीज थी जिन्होंने आईपीओ प्रोसेस में जो लोग गए। और अगर आप 2023 और 2024 को प्राइस वाइज से देखो कितने आईपीओज आए, तो 61,859 करोड़ रुपीस। और वहीं पे पिछले मतलब FY2022 से 2023 में 56,740 करोड़ रुपीस का डेटा था। अब जो इनका सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, जहाँ से ये पैसे कमाते हैं, वो है इनका BSC स्टार MF प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म कैसा है मैं आपको ये बताता हूँ। ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है BSC का। और इसमें 85% से ज़्यादा मार्केट शेयर ये होल्ड करता है। और ये जो स्टार MF है, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि इससे ना जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जो म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि आपका पराग पारिक हो गया, या फिर ICICI हो गया, मतलब ये जो म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, ग्रो का म्यूचुअल फंड हो गया, ये उनको अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है। तो BSC स्टार म्यूचुअल फंड, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आप इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना, काफ़ी कमाल की चीज़ है। अब हम चलते हैं, जो दूसरा इनका प्लेटफॉर्म है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है इनका इंडिया INX GA। अब ये इंडिया INX GA क्या है, ये समझते हैं। देखिए, अभी सिर्फ आप इंडिया में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप फॉरेन कंट्रीज के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, मतलब आप सिर्फ नाम लो, आप लगभग हर एक चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप अभी भी सर्च कर सकते हो इंडिया INX GA, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और इन्होंने काफ़ी बड़ा सेक्टर भी कवर किया है। सेक्टर यानी कि कंट्रीज कह लो, या फिर जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो कह लो। इसमें मेजर एक्सचेंजेस आते हैं, जैसे कि गाइज एक सेकंड में, स्क्रीन ब्लैक हो गई। ओके ओके, सॉरी गाइज, मैं एक सेकंड, हो सकता है स्क्रीन ब्लैक हो गई हो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अभी इसको सही करता हूँ। ओके गाइज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्क्रीन कैसे ब्लैक हो गई? ओके, आई थिंक नाउ अभी स्क्रीन आप देख सकते हो। मैंने अभी सही किया, आपको शायद 3-4 सेकंड में स्क्रीन सही दिखने लगे। और अभी थोड़ी देर में आपको ये, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं, हाँ ये रहा। ओके, तो अब आपको, आप थोड़ी देर में, मतलब मुश्किल से शायद 5 सेकंड में स्क्रीन आपको वापस से सही दिखने लगेगी। अब इनका ये जो प्लेटफॉर्म है INX GA, इंडिया INX GA, ये काफ़ी कंट्रीज़ को होल्ड करते हैं। होल्ड इन द सेंस कि आप उन कंट्रीज़ में शेयर्स को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें? बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे USA, कनाडा, UK, यूरोप आ गया आपका इसमें, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मतलब ये सारी कंट्रीज आती हैं इसमें। और इन कंट्रीज के अलावा 150 एक्सचेंजेस में आप ट्रेड कर सकते हो। टोटल 33 कंट्रीज हैं और 23 करेंसीज हैं। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ़िलहाल लोग सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और एक टाइम आएगा जब लोग इंडिया से बाहर भी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं ये
प्लेटफॉर्म मुझे पसंद है, बाकी आप अपना थोड़ा सा देखना। अब इनके पास कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी हम बात करते हैं। और उसमें हैं कुछ चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी मैंने बताया, और दो धारी तलवार वाली चीज़ मैंने बता दी, इनका ब्रांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनका जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड आई होप आपको बीएससी के बारे में एक बेटर आइडिया मिल गया होगा, बेटर पिक्चर मिल गया होगा, जिससे आप समझ सकते हो आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। लेकिन दो चीज़ और मैं बताऊंगा, ये बिजनेस न्यूज़ मैं अभी एंड शायद कर दूं थोड़ी देर में। वो दो चीज़ ये है कि ये जो इंडस्ट्री है बीएससी, ये ध्यान रखना आप, और ये बहुत ध्यान से समझना, ये एक साइक्लिकल बिजनेस है। साइक्लिकल बिजनेस वो होते हैं जो एक ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। मतलब आज अगर उनका प्राइस 80 है तो फिर एक दिन 50 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर एक दिन 40 आएगा, 100 जाएगा, 40 आएगा, 100 जाएगा। वो एक साइक्लिकल, एक साइकिल पूरा कंप्लीट करते हैं वो। तो अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री ले ली तो आपको शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं ब्रेक इवन पहुंचने में। तो ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से सोच समझ के ही अपना डिसीजन लेना कि कब आपको एंट्री लेना है, क्योंकि ये साइक्लिकल है, पहली चीज़। दूसरा जो रिस्क है वो ये है कि ये हैवी डिपेंडेंट है मार्केट पे। मतलब मार्केट कैसा करेगा उस पे, मार्केट सेंटीमेंट पे। अगर बियर रन आता है तो ये बेकार परफॉर्म करते हैं इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, CDSL हो गया या फिर आपका BSC हो गया। और जब एक बुल रन आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जब बुल रन आता है तो फिर ये बिजनेसेस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इनका एक बिजनेस है IPO लिस्टिंग का। तो जब बुल रन आता है तो बुरी से बुरी कंपनीज भी IPO में लिस्ट करने लगती हैं, इसलिए वहां से इनको पैसा आता है। तो ये ध्यान रखना है, जब मार्केट अच्छा होगा तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, मार्केट खराब होगा तो फिर ये खराब परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं कुछ और भी बोलने वाला था लेकिन मैं बोलते बोलते एक्चुअली भूल गया। एक सेकेंड, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दो, मैं बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है BSC से रिलेटेड। और वो पॉइंट है, सॉरी गाइज मैं यार भूल गया। अगर मेरे को याद आता है BSC से रिलेटेड वो पॉइंट तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। हाँ, वो सॉरी BSC से रिलेटेड नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि वैल्यूएशन पे आप बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि अगर वैल्यूएशन थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो फिर आप इस स्टॉक में फंस सकते हो। तो बिल्कुल भी फंसना नहीं है आपको, और अच्छे से आप संभल के ट्रेडिंग के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना। अब हम देखते हैं, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो फिर हम ले सकते हैं वो क्वेश्चन को भी। और देखते हैं निफ्टी के साथ शायद कोई क्वेश्चन है, लेट मी रीड। ओके, मैंने निफ्टी के लिए 25,150 का लेवल कितना इम्पोर्टेंट है सपोर्ट या ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो उमा शंकर जी का एक क्वेश्चन है, निफ्टी के लिए 25,150 का लेवल कितना इम्पोर्टेंट है, और सपोर्ट या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ कि आप, हमारा एक वीडियो हमने उसमें निफ्टी के बारे में बताया कि वो 1 लाख, सॉरी सेंसेक्स के बारे में, कि 1 लाख कब टच कर सकता है, कैसे कर सकता है, आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखना। और जहाँ तक आपका सवाल है, मेरे हिसाब से, और ये सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आपको, आप इसके रिकमेंडेशन पे बाई सेल मत करना। निफ्टी को अगली जो आने वाला तेज़ी है उस फेज़ में एंट्री करने के लिए 25,150 का लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, जहाँ से पहले भी प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और वहाँ सस्टेन भी करता है तो ये मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट को आप कह सकते हो कि एक कंफर्मेशन दे सकता है। और इससे मतलब जब ये लेवल यहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे सस्टेन कर जाएगा तो इससे जो नए बायर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि मतलब नए बायर कैसे अट्रैक्ट होंगे, जब मार्केट नीचे जाती है तो फिर लोग डर जाते हैं, लोग सहम जाते हैं कि क्या यार इस वक्त मुझे पैसे डालना चाहिए। और कई बार लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार मुझे रिसर्च में और टाइम लगेगा, मतलब बहुत सारे बहाने अपने आप उनका दिमाग देता है। और जब मार्केट ग्रीन चलती है, जब मार्केट एक पोजीशन पे जाती है,
तो फिर वहाँ पे लोग बाई करने लगते हैं। तो ठीक वही बात यहाँ पे भी है, जैसे ही ये एक लेवल सस्टेन करेगा और चीज़ें आगे जाएंगी, तो फिर आप समझ लो कि एक ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नए बायर्स तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट होंगे। और निफ्टी को मुझे लगता है निफ्टी को आप समझ लो कि 25,300 से 25,500 तक लेके जाया जा सकता है, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो फिर सीधी सी बात है भाई, कंसोलिडेशन होगा या तो फिर करेक्शन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और गाइज आई होप वी कैन लीव। ओके, अभिसंत आनंद जी का एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात बताओ, आप इंडेक्स का एनालिसिस करते हो यहाँ, फिर प्रीमियम का? यार सच बताऊँ तो मैं ये इन सब चीज़ों का उतना ज़्यादा नहीं देखता। मैं मेरा मेरा जो पर्सनली है, मैं सीधे देखता हूँ सेक्टर कैसा कर रही है फ्यूचर में, इन कंपनीज को। मतलब आप समझ लो, मैं टेक्निकल में ज़्यादा जाता नहीं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो फिर मैंने थोड़ा सा बता दिया। और एक सेकंड में, शायद मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। अच्छा, एक बार तो आप इंडेक्स का एनालिसिस करते हो या फिर प्रीमियम का? नहीं भाई, मैं मेरा जो चैनल है, अगर आई थिंक मैं चेक करता हूँ, आप हमारे सब्सक्राइबर हो या फिर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो? हाँ, यस। देखो, हम हमारा जो चैनल है वो बिजनेस न्यूज़ का है। तो हम इस पे सिर्फ बिजनेस न्यूज़ लेके आते हैं। और अभी हमने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया, ट्रेंड कह लो या फिर एक पहल कह लो। उसमें हम हर संडे को ट्राई कर रहे हैं कि अ, वो लाइव करें हम लोग, और लाइव के थ्रू किसी को कोई भी क्वेश्चन है, या फिर हम लाइव में क्वेश्चन भी बताएंगे, और उसके बाद हम साथ ही साथ कोई डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर करेंगे। ओके, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अभी आता हूँ कुछ कमेंट्स पढ़ के। अंकित जी का सवाल है कि वीएसटीएल शेयर के बारे में कुछ बताओ। ओके, तो वीएसटीएल शेयर, वीएसटीएल मैं समझा नहीं यार। वीएसटीएल तो आप वैभव स्टील की बात कर रहे हो? अगर आप वैभव स्टील की बात कर रहे हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे एक बार ज़रा सा देना ज़रा। लेट मी चेक। अगर आप इसी कंपनी की बात कर रहे हो, वैभव स्टील। वैभव स्टील की बात कर रहे हो आप? अंकित जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या वैभव स्टील लिमिटेड की बात कर रहे हो? एक्चुअली थोड़ा सा ना, लाइव में क्या इशू होता है, जैसे जो आपने पूछा फिर मैंने बताया, तो यहाँ से थोड़ी देर में चीज़ें अपलोड होने में और जाने में थोड़ी सी समय लगती है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस रहता है। तो उसके वजह से आपको थोड़ा सा रिप्लाई देना होगा थोड़ी देर में भी। विबोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात कर रहे हो आप, अंकित जी? ओके ओके ओके, यस यस यस, समझ गया। समझ गया मैं। देखो, कंपनी वाइज मुझे ये उतनी पसंद नहीं है। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और ये स्टील ट्यूब्स और ये सारी चीज़ें बनाते हैं, आपको जहाँ तक पता होगा। प्रॉब्लम ये है कि ये इंडस्ट्री में कंपटीशन है, और हमेशा मैं मुझे जो बेसिकली वो कंपनीज ही पसंद हैं जो कंपटीशन का एक एज रखती हूँ, जिनका एक तरह से आप मोनोपोली कह सकते हो, वो हो। इस लिहाजे से मुझे ये कंपनी कुछ खास पसंद नहीं आती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं उन्हीं कंपनीज में ट्राई करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने का जिनका ROE 15 से एटलीस्ट 15-20% तो हो, और इनका वो भी उतना नहीं है। दूसरी बात, साइकिल इंडस्ट्री भी इनकी थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगी। अगर मैं, क्योंकि मतलब जो साइकिल होता है उसका क्या मतलब है, कैश साइकिल। उसका ये मतलब है कि आज आपने पैसे दिए, मतलब आज आपने प्रोडक्ट दिए, तो आपको वो कितने दिन में वो चीज़ आ जाती है और आप कितने दिन में उसको रिवॉल्व करते हो। हालांकि जो इनके पीयर्स हैं, उनकी अगर आप कैश साइकिल देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा है। किसी की 202 की है कैश साइकिल, किसी की 140 की है। तो ये इंडस्ट्री में जो दूसरी प्रॉब्लम है, ये एक तरह की हैवी मेटल इंडस्ट्री है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, और इस चीज़ में कई बार कंपनीज बैंक करप्ट हो जाती हैं। बैंक करप्ट कैसे होती हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, और स्पेशली वो कंपनीज जिसमें कोई कॉम्पिटिटिव एज नहीं होता है। लेट सपोज कि कोरोना का एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे एक मित्र थे,
मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और उनको ऑर्डर आया कि नहीं मुझे अब इतना ऑर्डर चाहिए सामने से, जैसा ये स्टील कंपनी है इसको भी ऑर्डर आएगा। और अगर इन्होंने सोचा कि मैं बहुत लोन ले लेता हूँ और फिर एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे इस पे रिटर्न मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अक्सर अगर वो चीज़ ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो डेप्ट उनके लिए बर्डन बन जाता है। और इस कंपनी के ऊपर 135 करोड़ का डेप्ट है। और जो डेप्थ है उसमें प्रॉब्लम ये है कि इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उतना अच्छा नहीं है। तो इस लिहाजे से भी मुझे ये कंपनी पसंद नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जिनका एटलीस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 हो, अगर उनके ऊपर डेप्ट है तो। अगर डेप्ट नहीं है तो फिर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 भी है तो चलता है। इंटरेस्ट रेशियो की इंटरेस्ट रेशियो कवरेज क्या होता है, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये वो होता है कि आपके पास कितनी आ, वो है क्या कहते हैं एबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की। मतलब कि अगर आपके ऊपर 100 रुपये का इंटरेस्ट है तो फिर आप कितना इंटरेस्ट दे सकते हो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और वहीं पे अगर आप मार्जिन्स भी देखो तो बेसिकली यार सच बताऊं तो मेरे को ये इस तरह के सेक्टर्स पसंद ही नहीं आते। तो आप अगर ईपीएस भी देखो तो आप खुद समझ जाओगे। एक टाइम पे इनका ईपीएस 14 था 2023 में, फिर इनका ईपीएस 9 हो गया, मतलब अर्निंग पर शेयर। तो इस हिसाब से मुझे कंपनी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी आप देख सकते हो अपना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एडवाइस लेना, क्योंकि आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ क्योंकि भाई मुझे सेबी के बिल्कुल भी किसी भी पछड़े में नहीं पड़ना है। सेबी का आपको पता है क्या सीन है। अगर क्योंकि सेबी मेरे को भाई चैनल नहीं बंद कराना है अपना, क्योंकि प्रमोटर्स का आप देखो तो फिर उनकी स्टेक तो काफ़ी स्टेबल है, लेकिन जो एफ आई आईज़ हैं और डी आई आईज़ का अगर आप देखो होल्डिंग, तो एफ आई आई ने अपनी पूरी सेलिंग बेच दी है, डी आई आईज़ ने भी अपनी सेलिंग बेच दी है। तो इस हिसाब से मेरे को थोड़ा सा ये कंपनी में उतना मज़ा नहीं आता है। अब अगर क्वेश्चन देखें, जहाँ तक मुझे इनके ओके, अभिशान अभिशान जी, एक्चुअली मैं ये इसमें नहीं जाता। मेरा जो चैनल है वो फंडामेंटल का है। मैं जब भी बात करता हूँ ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड ही बात करता हूँ। और टेक्निकल चीज़ों से हम दूर रहते हैं। और मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरे पास जो भी पैसे हैं, मेरे पास जितना भी मेरी अर्निंग आती है अलग अलग बिजनेस सोर्सेज से, मैं वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैंने ट्रेडिंग की ही नहीं। मैंने सिर्फ एक बार ट्रेडिंग की थी, और वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से, क्योंकि मेरे को 1000% कन्फर्म था कि ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के बाद रिटर्न देगी। तो मैंने ओला इलेक्ट्रिक से 22%, 22 या 25, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया था। जो हाई बना था ओला इलेक्ट्रिक का, शायद उन्होंने 2 टाइम्स किया होगा, मुझे याद नहीं है। मैंने उनके हाई से थोड़ा सा नीचे, मतलब 3-4% पहले ही शेयर को बेच करके मैं बाहर निकल गया था, क्योंकि मुझे ओला इलेक्ट्रिक का पता था साफ साफ कि ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद जाएगी। मैंने एनालिसिस भी किया था और मुझे ये भी पता था कि कुछ टाइम बाद ये स्टॉक नीचे जाना इसका कंफर्मेशन फिक्स है। इसलिए मैं निकल करके 3 दिन में 4 दिन में, क्योंकि 15 अगस्त को इनका अनाउंसमेंट था और मुझे पता था कि इन्होंने जो बाइक्स अपने लॉन्च करेंगे उसका अनाउंसमेंट करेंगे तो हाइप अपने आप बन जाएगी। और इन्होंने कॉन्टेस्ट भी रन कर दिया था कि हैशटैग ये रन करो आपको एक बाइक मिल जाएगी। और ये मतलब बिल्कुल ये आप समझ लो कि झूठ ही कह रहे थे, किसी को बाइक नहीं मिली। तो मैं समझ गया था, मैंने रिव्यूज़ भी पढ़ा था, मैं सेल करके निकल गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, निकल गया। तो मैं इस तरह के कैलकुलेटिव रिस्क जहाँ मुझे कंफर्म रहता है, मैं सिर्फ वहीं पे जाता हूँ। ओके, तो अभिशान जी का सवाल है, सर आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है मार्केट में? भाई मेरे को, आप मान लो मैं जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो 3-4 साल ऐसे, और उसके पहले भी मेरा एक्सपीरियंस था। उस वक्त मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने लिए नहीं करता था। तो आप मेरे को अगर बिजनेस और इसका देख लो तो आप कह सकते हो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा बिजनेस करने का और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का। तो पहले मैंने बिजनेस किया, तो बिजनेस करने की वजह से मुझे क्या फ़ायदा मिला, मैं पहली चीज़ तो बिजनेस समझ गया और किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के लोग फ्रॉड कर सकते हैं, मैं उनकी मेंटेलिटी समझ गया। और उसी मेंटेलिटी की वजह से ही मैंने ओला इलेक्ट्रिक में इतना ज़्यादा पैसा कमाया। और उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो ये कुछ रीजंस थे। और अगर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो,
तो अगर आप बिजनेस ओनर हो तो फिर आपको एक एज मिलता है, आप बहुत ईजिली कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो, मार्केट समझ सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि यार इस कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके। ओ अभिशान जी, आप स्टूडेंट हो? ओके। क्योंकि मैं स्टूडेंट, गुरु जी हमें भी कुछ सिखा। आप हमें सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, आपको काफ़ी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड सीखने को मिल जाएंगी। और कुछ और भी हैं यूट्यूबर्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो। आप अपना इंटरेस्ट बता दो, आपको किस फील्ड में जाना है, फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। पहली चीज़, आपको हमेशा अगर स्टॉक में ज़्यादा अच्छा करना है तो आपको हमेशा बिजनेसेस पे ध्यान देना होगा। क्योंकि वॉरेन बफेट की अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो वॉरेन बफेट ये चीज़ साफ साफ कहते हैं कि मैं डेली 6 से 7 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैंने यही चीज़ मिस्टर विजय केडिया के बारे में भी सुनी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला कि मैं डेली 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। फिर मतलब काफ़ी इन्वेस्टर्स के मुंह से मैंने सुना, और वहीं से मैं मोटिवेट हुआ, न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो फिर भाई न्यूज़ को रिकॉर्ड भी क्यों ना कर लें। तो यहाँ से अगर आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन है ट्विटर का या फिर जो हमारा चैनल है उसका अबाउट अस सेक्शन देखोगे तो हमने वहाँ भी विजय केडिया सर के बारे में मेंशन किया है। तो वो मेरी इंस्पिरेशन थे, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, मुझे मज़ा आने लगा। ऑब्वियसली न्यूज़ देखो, इन्वेस्टमेंट करो। हो उमा शंकर जी भी कुछ राय दे रहे हैं। गाइस, क्या हम अब एंड करें? आई थिंक वी कैन एंड नाउ। और क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं, शायद हमारा पहला लाइव था इसलिए, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लाइव में भी ज़रूर आएंगे। बस आपको करना ये है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो आप लोग। शायद कुछ लोग 10-15 लोग और जुड़े हैं हमारे इस लाइव सेशन से, क्योंकि थोड़ा तो व्यूज़ चाहिए, अभी तो सिर्फ व्यूज़ काफ़ी कम है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी शेयर से रिलेटेड तो आप हमें डेली क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम डेली बिजनेस न्यूज़ लाते हैं। कल बिजनेस न्यूज़ नहीं आएगी क्योंकि कल की बिजनेस न्यूज़ तो यहीं पे मैंने सुना दी। तो आप अपना बिजनेस न्यूज़ का मतलब सॉरी, जो भी आपका स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है आप हमारे कमेंट सेक्शन में डेली पूछ लिया करो। हम संडे को ऐसे ही एक दिन लाइव बैठेंगे, डिटेल में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। तो अब मैं लाइव बंद करने जा रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और फिर से मिलते हैं हम लोग कल परसों। और तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।